नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, राजनीति विज्ञान का शिक्षक, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। आज हम जानेंगे अरस्तू के बारे में। अरस्तू, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। अरस्तू से पहले उसके गुरु प्लेटो हुए, प्लेटो से पहले उनके गुरु सुकरात हुए। फिर भी प्लेटो या सुकरात को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता, बल्कि उनके शिष्य या ये कहिए कि शिष्य के शिष्य को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। इसके कई कारण हैं। कारण अरस्तू की अध्ययन पद्धति में छुपा हुआ है। अरस्तू से पहले उसके गुरु प्लेटो ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई वो वैज्ञानिक नहीं थी। प्लेटो को एक काल्पनिक व आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। प्लेटो वैचारिक जगत में विचरण करने वाले विचारक थे और यही वजह है कि उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। तो अब हम समझते हैं कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को क्यों कहा जाता है। इसके कई कारण हैं। जैसे पहला कारण है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि कार्य और कथन में एक संबंध स्थापित करना। जो कार्य हुआ उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो जब ये संबंध स्थापित होता है तब उसे विज्ञान कहा जाता है। जैसे विज्ञान का नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। कोई भी चीज जब ऊपर से गिराई जाती है तो वो नीचे गिरती है। किसी भी देश में किसी भी काल में हम गिराएंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, विज्ञान का नियम है। ऐसे ही जब कुछ तथ्य निकाले जाते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तब उसे कहा जाता है वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करना। अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले। फिर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए और जब उन सिद्धांतों का परीक्षण किया गया तो वो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में सत्य पाए गए। तो ये जो अध्ययन पद्धति है ये सबसे पहले अरस्तु ने शुरू की और इसी कारण उसे राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। दूसरा कारण था राजनीति विज्ञान की शुरुआत करना। अरस्तु से पहले सुकरात, प्लेटो, इन्होंने कुछ राजनीतिक विषयों के मुद्दों के बारे में अध्ययन तो किया, लेकिन ये राजनीति विज्ञान की सीधी सीधी बात नहीं कर पाए। जैसे राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत की गई वो सबसे पहले अरस्तु ने की। मतलब राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसकी शुरुआत सबसे पहले अरस्तु ने की। इससे पहले प्लेटो या सुकरात कोई नैतिकता के बारे में बात करता था, कोई सामाजिकता के बारे में बात करता था, कोई समस्याओं पे बात करता था, लेकिन उन्होंने इसका कोई विषय क्षेत्र नहीं बताया। अरस्तु ने सबसे पहले एक सांचा बनाया, फिर उसमें कुछ अध्ययन सामग्री डाली। तो इस तरह से सबसे पहले जो राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत करने का श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है। तो इस कारण भी राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। सरकार के अंगों का निरूपण। सरकार के कुछ अंग होते हैं। जैसे सरकार के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। सबसे पहले इन 3 अंगों की बात जिसने की उस विचारक का नाम था अरस्तु। तो इस कारण भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है।
अगला है यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। इसके विपरीत अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है। अब इन दो शब्दों को समझते हैं कि इनका क्या अर्थ है। आदर्शवाद का मतलब होता है जब हम किसी चीज की केवल अच्छाई को देखते हैं, केवल उसके वैचारिक पक्ष को देखते हैं, केवल उसकी सकारात्मकता को देखते हैं, तब उसे आदर्शवाद कहा जाता है। जैसे इस देश में, दुनिया में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, तो यह आदर्शवाद है। इसका विपरीत होता है यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब है कि ये दुनिया, ये देश, राज्य जैसा भी है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना। जैसे हम माना कि हमारे देश में अन्याय है, अपराध है, अत्याचार है, तो हम उसे स्वीकारते हैं। स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। माना कि हमारी हकीकत कुछ बुरी है, हमारी स्थितियां कुछ कमज़ोर हैं, लेकिन हम उसे स्वीकारते हैं, लेकिन अब हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ आदर्शवादी क्या होते हैं, वो जो नकारात्मकता होती है उसे देखना ही नहीं चाहते। वो तो बस अच्छा ही अच्छा देखते हैं, स्वप्न लोक में रहते हैं कि अच्छा ही अच्छा होगा। तो अरस्तु क्या था, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। अगला कारण है राज्य व उसके तत्वों का वर्णन। राज्य और सरकार के कुछ तत्व होते हैं, जैसे सरकार, राज्य का स्वरूप, जनसंख्या, राज्य के अंग। इन सब की जो सबसे पहले बात करी थी वो अरस्तु ने की थी। इससे पहले जितने भी विचारक हुए, कोई राज्य के जो अंग होते हैं, सरकार के जो अंग होते हैं, इनके बारे में किसी ने बात नहीं की। तो इस कारण भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। इसका अर्थ यह है कि किसी भी राज्य में किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक राजा का नहीं, बल्कि विधि का शासन होगा। ये बात सबसे पहले कही थी अरस्तु ने। अरस्तु ने विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी राज्य में एक व्यक्ति का नहीं, वरन विधि का शासन होना चाहिए, और विधि का शासन हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस कारण भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला कारण था राजनीति व अर्थनीति में संबंध स्थापित करना। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही इस विचार को रखा कि यदि राज्य में आर्थिक विषमता बढ़ रही है और अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, तो राज्य में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती, सरकार स्थिर नहीं हो सकती। तो ये जो सिद्धांत दिया सबसे पहले अरस्तु ने दिया, और ये जितने भी सिद्धांत थे सबसे पहले अरस्तु ने ही दिए। इसी कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है, वो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। इसे हमने ठीक से समझ लिया है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न जो अरस्तु के बारे में अक्सर पूछा जाता है वो ये कि अरस्तु ने क्रांति के कौन कौन से कारण बताए। तो सबसे पहला कारण अरस्तु ने क्रांति का बताया है असमानता। असमानता उसने दो प्रकार की बताई, एक पूर्ण असमानता और एक आनुपातिक असमानता। पूर्ण असमानता का मतलब है कि जो आम जनता होती है, उसे जब ये लगता है कि एक तरफ तो शासक वर्ग है, अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जो बहुत ऊंची स्थिति पर बैठा हुआ है, वो तो अपनी स्थिति को और भी सबल बना रहा है और भी ऊंचा करता जा रहा है। दूसरी तरफ जो जनता है वो बहुत
निम्न स्तर पे है और जो इस स्थिति में है उससे भी नीचे होती जा रही है। तो ये जब असमानता का एहसास जनता को होता है तो वो क्रांति करती है। दूसरा उसने बताया था आनुपातिक असमानता। इसका मतलब है जब पढ़ा लिखा समझदार वर्ग ये महसूस करता है कि वो जितना योग्य है, जितना प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे उतना नहीं मिल रहा है, तो वो असंतुष्ट होता है और यह असंतोष क्रांति को जन्म देता है। दूसरा कारण था अन्याय। जब राज्य का पूंजीपति अमीर वर्ग गरीब या मध्यम वर्ग की जनता को निम्न समझता है या उपेक्षा के भाव से देखता है, तो इससे निम्न व मध्यम वर्ग में असंतोष पैदा होता है जो क्रांति को जन्म देता है। अगला है शासक वर्ग की भ्रष्टता। यदि जो शासन करने वाला वर्ग है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, भोग विलास में लिप्त हो, ठीक है, और जनता का ध्यान ना रखे, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति ना हो, और शासक वर्ग पता चला विदेशों में घूम रहे हैं, तो इस तरह से भी जनता में असंतोष उत्पन्न होता है जो क्रांति को जन्म देता है। अगला है सम्मान की लालसा। जब योग्य व्यक्तियों को सम्मान की जगह अपमान मिलता है और भ्रष्ट व्यक्तियों को अपमान की जगह सम्मान मिलता है, तो उससे असंतोष पैदा होता है और ये असंतोष राज्य में क्रांति को जन्म देता है। अगला है वाग्वीरों की उपस्थिति। ये वाग्वीरों का मतलब होता है बयानवीर। ये क्या करते हैं, ये चुनाव के समय में जनता में उत्तेजक भाषण देते हैं और जनता को आंदोलित करते हैं क्रांति के लिए। तो ऐसे ऐसे वाग्वीर जब बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं तो राज्य में क्रांतियां होती हैं। तो ये सब कारण थे जिनके कारण राज्य में क्रांतियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो अरस्तू के बारे में पूछा जाता है वो ये है कि वितरणात्मक न्याय, अरस्तू का वितरणात्मक न्याय क्या था। अरस्तू के शब्दों में समझते हैं पहले इसे। राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति, ये वितरणात्मक न्याय है। अब इसे तो जरा विस्तार से समझते हैं। राज्य के पास हमेशा कुछ संसाधन होते हैं और वो संसाधन अपने नागरिकों में बांटता है। राज्य की कोशिश ये होती है कि संसाधन उन्हीं व्यक्ति को मिलें जो व्यक्ति उसके पात्र हैं या जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो वितरणात्मक न्याय ये है कि किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में संसाधनों की पूर्ति उतनी ही होनी चाहिए जितने की उसे जरूरत है या जितने की वो योग्यता रखता है। ये उसका वितरणात्मक न्याय है। ठीक। अब चलते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर या महत्वपूर्ण तथ्यों पर अरस्तू से संबंधित जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरस्तू की शिक्षण संस्था का नाम क्या था। लीसियम। अकादमी किसकी शिक्षण संस्था थी। प्लेटो की। अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। रिपब्लिक किसकी थी। प्लेटो की। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है। विधि की सर्वोच्चता के प्रतिपादक के रूप में कौन जाना जाता है। अरस्तू। विधि की सर्वोच्चता, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विधि की सर्वोच्चता का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है किसी भी राज्य में किसी व्यक्ति विशेष का नहीं वरन विधि का शासन हो
उसे विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं। अगला है, किस विचारक ने दास प्रथा का समर्थन किया? ये किया था अरस्तु ने। सर्वप्रथम सरकार को 3 अंगों में बांटा, अरस्तु ने। वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों, श्रमिकों व संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करने वाला विचारक है अरस्तु। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का। तो इस तरह से हमने अरस्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा। यदि आप राजनीति विज्ञान से संबंधित इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शेष अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।